नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमें 6 बेसिक फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें दोस्तों, तो इसमें बेसिकली 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों मिलकर फंडामेंटल राइट्स का गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी जजमेंट्स में यहां तक कह दिया कि अगर आर्टिकल 19 ना होता तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को लाने का ही ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता। आखिर ऐसा क्या कहा गया है आर्टिकल 19 में, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल 19 की एक और खासियत है, वो ये कि आर्टिकल 19 में जो दिए गए अधिकार हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जुडिशरी की वर्डिक्ट्स आ चुकी हैं कि इसे एक्सपोनेंशियली हमने एक्सपेंशन होते हुए देखा है। अब इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को खास करके हम क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए को, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, आज के हमारे इस सेशन में हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारी जजमेंट्स आज आपको देखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे जो आपके लिए कंटेंट भेजा जा रहा है, आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आर्टिकल 19 ना होता, अगर ये 6 बेसिक फ्रीडम्स ना होते, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ वुड हैव बीन डिफीटेड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में दिए गए फ्रीडम्स को यहां तक कहकर रिकॉग्नाइज कर दिया दैट दीज आर द नेचुरल राइट्स विच आर इनहेरेंट इन द स्टेटस ऑफ अ सिटीजन ओनली। सो बेसिकली एक सिटीजन होने के नाते इनहेरेंट राइट्स हैं ये हमारे लिए, जो कि हमें मिलने लाजमी है। अदरवाइज हमारा जो सिटीजनशिप का स्टेटस है उसके भी मायने खत्म हो जाएंगे, उसका भी हम एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। अब आर्टिकल 19 की थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखिए, आर्टिकल 19 में ये नहीं है कि सिर्फ हमें अनलिमिटेड फ्रीडम्स दे दिए गए कि हम कुछ भी करें। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड फ्रीडम्स हैं। ये यहाँ पे क्वालिफाइड फ्रीडम्स इन्हें कहा जाता है। क्वालिफाइड कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में ही दे दी गई हैं, जो कि हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में दी गई हैं, केवल और केवल उन्हीं के बेसिस पे हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। उसके अलावा कोई और आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर नहीं क्रिएट की जा सकती। अब आर्टिकल 19 में अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं, तो हमें आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 देखने को मिलता है, इसमें सब क्लॉज ए से लेकर जी तक जो है हमें देखने को मिलते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं। एक था वो ओमिट कर लिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी ओमिट कर दिया गया था, बट देन अगेन उसके अलावा 6 हमें देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं आर्टिकल 19 के ही क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 की बात करूं, इसमें इन सभी क्लॉजेस में ये जो राइट्स हैं, इन्हीं के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो कि आज हम देखने वाले हैं। अब ये देख लीजिए कि ये कौन से फ्रीडम्स हमें मिले हुए हैं। सभी फ्रीडम्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आज सबको डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो पहला है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जुडिशरी की वर्डिक्ट्स आई हुई हैं, बहुत सारे इसको एक्सपेंशन करके राइट्स बनाए गए हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बाकी के जितने भी राइट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्लॉज 2 में जो है वो क्लॉज 1A में जो दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। कौन सी हैं, कब इन्हें ऐड किया गया, ये हम देखेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि क्लॉज जो सब क्लॉज बी है, दैट इज हमें यहां पे देखने को मिलता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उसमें जो है क्लॉज 3 में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सो यहां पर हम ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग क्लॉजेस में अलग अलग सब क्लॉज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ये हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है दैट ऑल द सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये दो शब्द हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इनके मायने बहुत हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल करते हैं, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को ही जान लेते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) में, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश की, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज सोसाइटल गुड। अब सोसाइटल गुड कैसे? देखिए, आप परिकल्पना कीजिए नॉर्थ कोरिया की, जहां पे वहां के जो लोग हैं उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। जो प्रोपेगेंडा स्टेट के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोपेगेंडा उन्हें बोलना होता है। क्या ऐसी स्टेट कभी डेवलप हो सकती है?
क्या ऐसी स्टेट जहां पे क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है कभी आगे बढ़ सकती है? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। तो वही चीज आ जाती है कि अगर कोई ऐसी स्टेट है जहां पर आप लोगों को बोलने का ही अधिकार नहीं है, स्टेट के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, तो वो बढ़ नहीं सकती। सो सोसाइटल गुड सबसे पहला यहां पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ये हमें अधिकार दिया गया। दूसरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसे कि मान लीजिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बात को खुल के नहीं रख पा रहे हैं, होगा क्या? हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारी पर्सनैलिटी जो है वो फुल फ्लेजेड डेवलप हो, उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें मिलना चाहिए। फिर बात आती है इंश्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब देखिए हम जस्टिस की बात करते हैं, अब हमारा जो प्रियम्बल है उसी में जस्टिस दिया गया है, पॉलिटिकल जस्टिस। नाउ हाउ डू यू अचीव पॉलिटिकल जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करने के लिए भी आपके पास राइट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात को सबके सामने रख पाने की, जो सरकार है उसे क्रिटिसाइज कर पाने की, जो ऑपोजिशन है उन्हें क्रिटिसाइज कर पाने की। सो अगेन वो चीज यहां पर आ जाती है। एंड आखिरी क्या है? सेफ गार्ड्स प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म को सेफ गार्ड कैसे किया जाता है? देखिए हम सब जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कंट्री होने के नाते मेजोरिटी भी है, माइनॉरिटीज भी हैं, बट देन अगेन हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है कि सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसे में ये जो मिलजुल के रहते हैं क्यों रह पाते हैं, क्यों यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म नहीं हावी हुआ है? क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं वो भी अपनी बात को खुल के रख पाते हैं, माइनॉरिटीज भी अपने जो इश्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो इनसाइड द पार्लियामेंट हो, आउटसाइड द पार्लियामेंट हो, और उनके क्योंकि इश्यूज आते हैं सबके सामने, इसलिए उनका भी रिजोल्यूशन हो पाता है। इसलिए जो प्लूरलिस्टिक फैब्रिक वो हमारा अभी तक बना हुआ है एंड बचा हुआ है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें, अगर हम इसे प्रियम्बल से रिलेट करें, प्रियम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा, हमने बात की थी प्रियम्बल में कुछ जो है एस्पिरेशंस दी गई हैं, वो एस्पिरेशंस जो कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव करना चाहते हैं। उनमें से एक एस्पिरेशन थी दैट वाज लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की लिबर्टी, एंड उसे हमने फुलफिल करने के लिए क्या किया? उसे हमने फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए लेकर आए, जहां पर हमने लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये क्लॉज रखा। अब एक्सप्रेशन एक बहुत ही वाइड टर्म है। एक्सप्रेशन को अगर हम देखकर चलें तो एक्सप्रेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो रिटर्न एक्सप्रेशन हो, चाहे वो शब्दों के द्वारा बोलकर हो, चाहे वो रिटर्न ब्रॉडकास्टिंग हो, प्रेस हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या फिर एक्शंस के द्वारा ही क्यों ना। एक्सप्रेशन एक बहुत वाइड टर्म आ जाती है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सो सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने के अलावा भी ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, ऑफकोर्स वो अगर भारत में आकर इस राइट को एंजॉय करना चाहे तो उसके पास ये अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स के पास, इंडियन सिटीजन्स के पास ये अधिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जजमेंट्स आई, उन जजमेंट्स में आर्टिकल 19(1)(a को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया ऑनरेबल जुडिशरी के द्वारा। अब इसमें कौन सी नई डायमेंशंस ऐड की गई हैं, कौन से फ्रीडम्स को क्लैरिफाई किया गया है, वो आज हमें देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाता है, देन फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच आ गया, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राइट नॉट टू स्पीक एंड और राइट टू साइलेंस जैसे कहा जाता है। ये सारे अधिकार आ गए। इन सारों को हम यहाँ पर विद जजमेंट्स देखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जजमेंट में किस चीज के बारे में बात की गई है, क्योंकि ये जजमेंट्स अपने आप में इतनी ज्यादा अहम हो गई, इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं कि यूपीएससी भी इनके बारे में बात करती है, इनसे सवाल पूछ लेती है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेनका गांधी का ये जजमेंट आया था, इसमें क्या कहा गया था? देखिए इसमें कहा गया कि हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड नहीं है बाय द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा जो है ये हमारा बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ इंडिया भी हमें अवेलेबल है। यू कांट से कि सिर्फ आप भारत के सिटीजन हैं तो भारत में रहकर ही भारत सरकार आपको अलाउ करेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है। आपके पास ये अधिकार है कि भारत सरकार आपको बाहर जाने से नहीं रोक सकती एंड बाहर जाकर आपके विचारों को अभिव्यक्त करने से नहीं रोक सकती। वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इसमें कहा गया दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ राइट ऑफ अ सिटीजन टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज थॉट्स विद अदर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द फॉरेन लैंड्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह कह दिया गया कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम टू ट्रेवल अब्रॉड भी आ जाएगा। वो देखिए क्या कहा गया, कहते जी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज अ ब्रॉड स्कोप एंड इंक्लूड्स द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड ट्रेवल अब्रॉड। सो इंफॉर्मेशन हासिल करना एंड बाहर जाना ये भी उसी का पार्ट है।
थोड़ा सा मैं आपको इसकी झलक दे दूं, हुआ क्या था। मिसेस मेनका गांधी वॉज ट्राइंग टू गो अब्रॉड, फॉर सम रीजन उन्हें एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे बताओ, मेरा ये पासपोर्ट आप क्यों जब्त कर रहे हो, मुझे क्यों अब्रॉड नहीं जाने दे रहे हो। इसके बेसिस पे उन्होंने अब इन उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई ऑफिसर्स के द्वारा। सो उन्होंने यहाँ पे दावा ठोका था और ये कहा था कि भाई देखिए, क्योंकि मुझे आप लोगों ने नहीं बताया कि क्या मेरी गलती है, क्यों मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा है, सो यू curtailed माई राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। सो यहाँ पर उस चीज को क्लैरिफाई भी किया गया, यस, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। अब दूसरी बात आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर तो ना जाने कितनी ही जजमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो जजमेंट्स हैं उनमें कुछ कॉमन बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ऑफ कोर्स हमने जैसे कि आपको कहा कि वो एक ऐसा अधिकार है जो कि 19(1)(a) के स्कोप में आता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, बट अगेन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। और वही चीज यहां पर मैंने लिखी भी कि इट इंक्लूड्स द राइट टू प्रोपगेट वंस व्यू थ्रू प्रिंट मीडिया और एनी अदर कम्युनिकेशन चैनल लाइक रेडियो टेलीविजन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और यहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) आ गया, इसलिए हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने अलग से फ्रीडम ऑफ प्रेस को नहीं रखा। एंड दैट इज क्लियर ऑल्सो, क्योंकि 19(1)(a) है, उसका दायरा इतना बड़ा था, सो हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसमें अलग से नहीं रखा। एंड यही चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी जो जजमेंट्स हैं, वेरियस जजमेंट्स, उसमें एक्सप्रेस भी किया है, राइट। एंड ये तक कहा गया दैट द वर्ड एक्सप्रेशन कवर्स द प्रेस। अब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें भी दो वर्ड्स आ गए थे, उसमें जो एक्सप्रेशन है उसके तहत जो प्रेस का राइट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसी में आ जाता है। एंड अगर आज के कंटेक्स्ट में इसे देखें तो सिर्फ प्रेस ही नहीं, जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सारे भी इसी अधिकार के तहत आ जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। सबसे पहले आया था बेनेट कॉलमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें हुआ क्या था, न्यूज प्रिंट पॉलिसी आई थी 1972-1973 के बीच में। इस पॉलिसी के आधार पर सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ऑन द इंपोर्ट एंड यूजेस ऑफ न्यूज प्रिंट। और इसमें कहा गया था कि आप ज्यादा पेपर बाहर से, विदेश से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि ज्यादा पेपर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास कम पेपर आएगा, कम न्यूज़पेपर छपेगा, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम होगी, इसे चैलेंज किया गया था। अब ये जब चैलेंज किया गया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पॉलिसी का ये प्रावधान था जिसके तहत यहां पर लिमिटेशंस लगाई थी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था और कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ जाता है जिसमें, वो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव कवर होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, वो ये कि भाई क्वालिटेटिव का मतलब आ गया कि आपके पास ये आजादी है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहो कर सकते हो, आप जो भी विचार रखना चाहो रख सकते हो, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। बट देन अगेन क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आपकी रीच को कर्टेल नहीं किया जा सकता, आप उस विचार को जहां तक पहुंचाना चाहो पहुंचा सकते हो, उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, वो होता है क्वांटिटेटिव फ्रीडम। नाउ तो फ्रीडम लाइज इन बोथ इन सर्कुलेशन एंड इन कंटेंट, सो दोनों चीजों में आपका फ्रीडम लाई करता है, वो यहाँ पे क्लियर किया गया था। फिर रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का ये केस आया, सेम चीज यहां पर भी किया गया डिक्लेयर दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें शास्त्री पतंजलि शास्त्री जो उस समय के जस्टिस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर विदाउट फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नो पब्लिक एजुकेशन सो असेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल। ये लाइन आप लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में अगर आपको याद रह जाए तो। एक और केस आया था इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम चीज को दोहराया गया था एंड उसमें ड्यूटी ऑफ जुडिशरी को भी यहाँ पे फिर से रीइटरेट किया गया कि भाई ये ड्यूटी है जुडिशरी की फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचाना एंड इनवैलिडेट, ऐसे सभी लॉज को इनवैलिडेट करना, ऐसे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इनवैलिडेट करना जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें यह भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या क्या आ जाएगा। इस केस में कहा गया कि फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, फ्रीडम अगेंस्ट प्री सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज का काफी ज्यादा यूज किया था कि भाई प्री सेंसरशिप लगा दी जाती थी कि भाई ब्रिटिश सरकार से पूछकर आपको न्यूज़पेपर छापने होंगे, बट देन यहां पर ये कहा गया कि भाई आप प्री सेंसरशिप नहीं लेकर आ सकते।
ये जजमेंट में ये तीनों चीजें क्लैरिफाई की गई। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच। कमर्शियल स्पीच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट्स का। सो बेसिकली जो भी आपका न्यूज, आपका जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू कमर्शियल स्पीच, राइट? उसका भी आपको फ्रीडम दिया गया है। सो वही यहां पे मैंने लिखा दैट पब्लिक एट लार्ज आर बेनिफिटेड बाय द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल थ्रू द एडवर्टाइजमेंट्स in democratic economy an undistributed flow of commercial information is pertinent. Now इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का ये केस था। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कमर्शियल स्पीच वाज पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन which would be restricted only with the limitations given in Article 19 Clause 2. So यहाँ पर इस केस में क्लियर किया गया इस चीज को। साथ ही में कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एडवर्टाइजमेंट्स विच इज नो मोर देन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज नॉनदलेस डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। सो यहां पर ये चीज को भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो और कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम कोई और नहीं है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि 19(2) में जो लिमिटेशंस दी गई हैं उसके अंदर रहकर आप वो एडवर्टाइजमेंट्स करें। फिर राइट टू ब्रॉडकास्ट। अब राइट टू ब्रॉडकास्ट क्या होता है? देखिए, हमने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, आपने न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, आपने डीडी देखा है और बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। इतने बड़े लेवल पे जब चीज़ों को आप पब्लिक तक पहुंचाते हो वो ब्रॉडकास्ट होता है। सो मास लेवल पे जब आप कम्युनिकेट करते हो यूजुअली वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, उसको भी यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम में इन्वॉल्व किया गया है। सो इसमें कहा गया है दैट has evolved with the progress of technology and includes all available means of expression and communication। उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया भी अवेलेबल है। अब एक केस आया था जी, ओडिसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस लोक विद्यन संगठन का ये केस था। हुआ क्या था? बेसिकली दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम को जिसका नाम था होनी अनहोनी, इसे टेलीकास्ट किया जाता था। अब इसके ऊपर एक पिटिशनर ने यहाँ पर आके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि भाई क्योंकि ये दूरदर्शन पे ऐसा प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसके द्वारा सुपरस्टिशंस को एंड ब्लाइंड फेथ को प्रमोट किया जाता है, ये ठीक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हम सिर्फ और सिर्फ उसी ग्राउंड के ऊपर आपको यहाँ पे रोक लगा सकते हैं जो कि 19 Clause 2 में दिए गए हैं। अगर आप कोई आउटसाइड ग्राउंड को ढूंढ के लाओगे, हम उसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। दूसरा, दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट करना या किसी भी माध्यम से ब्रॉडकास्ट करना हर सिटीजन का एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, विच इज गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a। सो यू कांट जस्ट कम एंड पुट एन एम्बार्गो ऑन दैट, राइट? सो ये दो चीजों को यहाँ क्लियर किया गया। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगेन जैसे कि अभी मैंने मेनका गांधी के केस का नाम लिया, जहां पर ये कहा गया था कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a। सिमिलरली बहुत सारे जजमेंट्स में ये बात कही गई है। सो इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई देखिए, आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में रहने का पर्पस क्या होता है कि भाई आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएं, यू प्ले और यू पार्टिसिपेट इन दी डेमोक्रेसी, राइट? नाउ ऐसे में जब तक आप सरकार के बारे में जान नहीं पाएंगे, जब तक सरकार की पॉलिसीज के बारे में जान नहीं पाएंगे, सरकार के कामों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं होगी, तब तक आप अपने जो विचार हैं वो नहीं रख पाएंगे, अपने ओपिनियंस नहीं बना पाएंगे, राइट? सो ऐसे में इंफॉर्मेशन मिलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपने विचार व्यक्त करना है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन पार्ट एंड पार्सल हो गया किसका? एक्सप्रेशन का। ना यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। कहते जी, इंफॉर्मेशन रेंजेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एनेबलिंग सिटीजंस टू गेट वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ सेविंग ड्रग्स, राइट टू वोटर्स टू नो अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट्स एटसेट्रा। सो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, चाहे आप इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लो, चाहे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लो, सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं इसमें, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड इसी के तहत हमें देखने को मिलता है कि 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, जो कि एक मैनिफेस्टेशन था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। केस आता है एक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण का, बहुत ही फेमस केस है, इसको हम अलग से वैसे किसी दिन डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इसमें यह कहा गया कि भाई देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट में सरकार कहाँ पे खर्चा कर रही है, कहाँ पे क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि हमने सरकार को चुन के भेजा है, सरकार हमारी नुमाइंदा है, सरकार हमें रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में एंड हर जगह पे। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या खर्चा हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि अगली बार हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करना है। सो यहाँ पर
सरकारी जो भी काम होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो चीज कही गई। फिर आता है जी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट रिफॉर्म, सॉरी एडीआर का ये केस है 2002 का। इसमें कहा गया कि वन साइडेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, नॉन इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे वायलेट करते हैं। हमें यहाँ पर टू साइडेड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हमें यहाँ पर, क्योंकि जब तक हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक हमें सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा, हम अपना ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। एंड क्योंकि हम अपना ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, विच इज़ वायलेटिव ऑफ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आता है जी राइट टू क्रिटिसाइज। अब राइट टू क्रिटिसाइज में क्या आ गया? राइट टू क्रिटिसाइज में आ गया कि भाई ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंडेम कर सकें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंडेम करने में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, और ना ही ये अगर हम करते हैं, गवर्नमेंट अगर ऐसा करने से हमें रोकने की कोशिश करती है, आर्टिकल 19(1)(a याद रखो, बस उसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसे यहाँ पे इन्फ्रिंज किया जा रहा है। फिर राइट टू साइलेंस। अब आर्टिकल 19(1)(a के तहत एक केस आया था, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तक कह दिया गया कि बोलने का अधिकार है, साथ में चुप रहने का अधिकार भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू साइलेंस भी कवर हो जाता है। एक केस आया था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1986 का, जहां पर कुछ बच्चों को एक्सपेल कर दिया गया था स्कूल से क्योंकि दे वर नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम इन द स्कूल असेंबली। दे हैड देयर ऑन रीजंस, दे हैड देयर ऑन रिलीजियस रीजंस, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करने से मना किया। बट देन यहाँ पर ये कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस ग्राउंड पे आप उन्हें एक्सपेल नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलने के साथ साथ चुप रहने का भी अधिकार आपके पास होता है। अब बात कर लेते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, क्योंकि हमने कहा कि भाई बहुत सारे राइट्स हमें दिए गए हैं आर्टिकल 19(1)(a में, बट एट द सेम टाइम देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि है दैट इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाने के लिए आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे कर्टेल किया जा सकता है। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे हमारे भारत की संप्रभुता को खतरा हो रहा है, हमारे भारत की इंटीग्रिटी को खतरा हो रहा है, आपका वो अधिकार रोका जा सकता है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स। चौथा है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन एग्जांपल्स के साथ इन्हें हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। कहते हैं जी ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये दीज मस्ट बी रीजनेबल। यहाँ पर आप इनका जब यूज भी कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको रीजनेबल तरीके से आप इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज करेंगे टू कर्टेल, राइट। एक चीज और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की गई है कि भाई जितनी ज्यादा हार्श रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है भी कि नहीं। जितनी ज्यादा हार्श है या जितना बड़ा कारण आप लगा रहे हैं हमारे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने का, उतना ही ज्यादा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में ये जरूरी था। चलिए अब कुछ केसेस हैं, जैसे एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम है। अब इसमें क्या कहा गया था? कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन क्लॉज 2। ये चीज को हम क्लैरिफाई करके आए हैं, बट देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा भी, एंड कहा गया दैट इट मस्ट बी जस्टिफाइड विद द ऑन द एनविल ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट ऑन द किक्स एंड ऑफ कन्वीनियंस और एक्सपीडियंसी। सो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा कि वाकई में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि हमें ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़ी। आप यहाँ पर वेगली जाकर नहीं कह सकते कि भाई हमें ऐसा लगा कि यार इससे ऐसा हो जाएगा इसलिए हमने किया। यू हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दैट इज ऑन द एनविल ऑफ नेसेसिटी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में ये जरूरी था कि हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते कि कन्वीनियंस के लिए या एक्सपीडियंसी के लिए आपने आकर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमें ऐसा लगा, अंदेशा हुआ तो किस वजह से हुआ वो प्रूव करना पड़ेगा। आप उसके बिना यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अब पहला आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नाउ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में क्या चीज आ जाती है? कहते जी अब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर में भी यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मीन्स ओनली सीरियस एंड एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑर्डर, that is rebellion, waging war against the state, insurrection and not any ordinary breach of public order and safety। so यहाँ पर ये तक क्लियर किया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में क्या आ गया, सीरियस रीजंस जो हैं जहां पर आपने देश के खिलाफ या तो रिबेलियन या फिर वॉर वेज कर दियो, उसे आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में कवर करना है। दूसरा क्या आ गया, अब एक केस था संतोष सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। अब इसमें क्या कहा गया कि एक्ट of giving speech which tends to overthrow the state can be made punishable। so जहां पर आपने ऐसी स्पीच दे दी जहां पे आपने सरकार को ओवरथ्रो करने की बात की या स्टेट को ओवरथ्रो करने की बात की, वहां पर इसे हम सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में गिन सकते हैं, वहां पे आप इसको पनिशेबल बना सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, अगेन आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिसके थ्रू आपके रिश्ते, सरकार के रिश्ते मतलब देश के रिश्ते किसी विदेश की सरकार के साथ खराब होते हो उसको। अब ये जो चीज है ये पहले नहीं थी, इसके हमें ऐड किया गया इस ग्राउंड को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के द्वारा। इनिशियली इट वाज नॉट देयर। अब इसे ऐड करने का बड़ा पर्पस था क्योंकि देखिए हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, उस समय हमारा भारत आज़ादी हुआ था, हम हालांकि एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर चल रहे थे, बट देन वी वर इन अ रिक्वायरमेंट जहां पे हम सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखते हैं। अब ऐसे में कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ें किसी भी देश के साथ, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एंड इसीलिए इसे हम लेकर आए, राइट। सो ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है। बट देन अगेन इट इज क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो। क्रिटिसाइज किस लिए किया जाता है कि कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि इस ग्राउंड के बेसिस पर हमें हमारी ही फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने से रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने किसी देश के साथ कोई डील की, हमने उस डील को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, बट देन ये कहकर कि यार इससे हमारा उस देश के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, इस वजह से इसको कर्टेल करने की कोशिश की जाती है, राइट। सो ये यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म भी बन जाता है इसका। फिर आता है जी पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक ऑर्डर भी इनिशियली इट वाज नॉट देयर, बट देन आफ्टर रमेश थापर केस इसे हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रखा। पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या आ जाता है भाई, कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आपकी स्पीच से अगर कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती हो जहां पर आपने कुछ बोल दिया और दंगा भड़क रहा है या फिर लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, उसे भी कर्टेल किया जा सकता है कानून के द्वारा ऑफ कोर्स। सो क्या कहा गया, कहते हैं जी पब्लिक ऑर्डर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वाइड कॉनोटेशन। क्या सिग्निफाई करता है, द स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी व्हिच प्रिवेल्स अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी एज द रिजल्ट ऑफ integral regulations or internal regulations enforced by the state government which they have established। so basically public order को अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो वो यहाँ पर कर्टेल किया जा सकता है, बट पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब इसमें ये तक कहा गया कि देखिए पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ना एक चीज है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना दूसरी चीज है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि भाई पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया एंड वहां पर आप फ्रीडम को कर्टेल करो, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। अब यहां पर एक एग्जांपल भी है, अ लॉ पनिशिंग द डेलिब्रेट अटरेंस दैट हर्ट्स द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास हैज बीन हेल्ड टू बी वैलिड एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एम्ड एट मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। नाउ पब्लिक ऑर्डर इंक्लूड्स पब्लिक सेफ्टी। सो लॉ जैसे अभी हमने देखा हमारा आईपीसी जो है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहां पे अगर आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हो, किसी कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हो, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। अब वो एक एक्सप्रेशन है इसी चीज का, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसी चीज की, राइट। सो ये चीज आ गई। फिर आगे जी डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब डिसेंसी क्या है, मोरालिटी क्या है, कहीं पे डिफाइंड तो नहीं है, बट देन अगेन एक बहुत ही वाइड टर्म है। अब इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे कानूनी प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हमने यहाँ पे डिसेंसी को डिफाइन करने की कोशिश की है। एटलीस्ट सम ऑफ द एक्शंस which should violate decency of the society, morality of the society, उसे हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, चाहे वो आईपीसी हो या फिर कोई और कानून हो। सो हमें ये अगेन यही चीज आ जाती है यहाँ पे, कहता है जी पुटिंग आउट एन आइडिया और ओपिनियन इन द पब्लिक स्फीयर शुड बी अ डिसेंट वन, इट शुड नॉट अफेक्ट द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी एडवर्सली। अब मोरालिटी को क्योंकि मैंने आपको बताया कि कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ एक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसके द्वारा हम उन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल you have the right to freedom of occupation, but then you are not allowed to sell your body, or in the sense कि prostitution is not allowed in the country। so इसी तरह की जितने भी चीजें हैं वो चीजें सारी इसमें आ जाती हैं। फिर क्या आता है जी
देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला लेड डाउन एज इमोरल और इंडिसेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अगेन जो चीजें कल मॉरल थी हो सकता है आज इमोरल हो गई हो, जो कल इमोरल समझी जाती थी आज मॉरल हो गई हो। सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इवॉल्व होता है विद टाइम, एंड फैक्ट टू फैक्ट केस टू केस चीजें इस एटलीस्ट इस ग्राउंड में काम करने को देखने को मिलती है। सो जुडिशरी के ऊपर ऑनेस्ट ज्यादा आ जाता है। फिर क्या आता है जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, देखिए कंटेम्प्ट दोनों ही तरह का होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल क्या होता है, जब आप कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को मानने से मना कर देते हो। क्रिमिनल क्या है, कोई ऐसी चीज कहते हो जिससे आपके द्वारा कहे गए शब्दों से जो आम जनता है उनका कोर्ट के ऊपर से भरोसा टूटता है, कोर्ट की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर असर आता है, कोर्ट की जो बातचीत है उसका वजन कम होता है। सो यहां पर दोनों ही चीजों को कवर किया गया है। एंड देयर इज दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जिसके तहत हमने इस रिस्ट्रिक्शन को मैनिफेस्ट किया गया है, राइट। सो आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बढ़ावा मिले, वो चीज वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही में हमें यहाँ पर एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही हमने ट्रुथ को एक डिफेंस रखा है। ट्रुथ को डिफेंस रखने का मतलब क्या, कि हालांकि आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे कोर्ट की इज्जत को या कोर्ट की रेपुटेशन को नेगेटिव असर पड़े, बट देन अगर आप कुछ सच कह रहे हो उसमें आपको फुल फ्रीडम है, आप वो सच कह सकते हो। उसके बाद फिर वो आपको प्रूव करना लेकिन आप ही को पड़ेगा कि हाँ मैंने सच कहा, क्योंकि आपने एक बार ये कह दिया कि हाँ कोर्ट ने ये गलत किया, यू हैव टू प्रूव इट, इधर इट विल यू प्रूव इट और इट विल बी टेकन एज अ कंटेम्प्ट, राइट। सो ये चीज यहां पर आ जाती है। साथ ही में देखिए कोर्ट के पास आर्टिकल 129 एंड 215 में भी ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट खुद जो है अपने कंटेम्प्ट के लिए आपको पनिश कर सकते हैं। डेफेमेशन, डेफेमेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी वेल्थ के साथ हमारी रेपुटेशन भी हमारी ही संपत्ति है, राइट। आपके पास पैसा है, आपके पास लेट्स से प्रॉपर्टी है, बट देन अगेन आपकी प्रॉपर्टी के साथ आपकी रेपुटेशन भी जुड़ी हुई है, इक्वली ये संपत्ति मानी जाती है। सो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनता है, आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सिमिलरली अगर कुछ बोलकर या कुछ एक्सप्रेशन के द्वारा मैं आपकी रेपुटेशन को छीनता हूं तो इट इज इक्वलेंट, राइट, मैं आपकी प्रॉपर्टी का ही नुकसान कर रहा हूं। सो वो भी यहां पर क्या हो गया, एक हमने पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। एंड आर्टिकल 19 में हमने उसे क्या कहा कि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब देखिए आईपीसी का जो हमारा जो अभी का कानून है, ऑफ कोर्स ये बदला जा रहा है, बीएनएस आ रहा है, बट देन अभी की मैं बात करूं क्योंकि बीएनएस में भी सब कुछ चेंज नहीं होने वाला, बट आईपीसी में जो हमने यहाँ पे डेफेमेशन को एक क्या बनाया है, एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया है, ठीक है जी। अब एक केस था प्रिंटर्स मैसूर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लॉ। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस इज आल्सो सब्जेक्ट टू डेफेमेशन लॉ। तो अब हम इंडिविजुअल लेवल पे आपको लेट्स से वी कैन हर्ट द रेपुटेशन ऑफ ईच अदर, बट देन अगेन प्रेस के द्वारा भी हमारी रेपुटेशन को हर्ट किया जा सकता है। प्रेस भी कुछ ऐसी खबर छाप देती है जिससे मेरी रेपुटेशन अगर बिगड़ती है, अब या तो वो ये प्रूव करें कि भाई अगेन डिफेंस इज सेम कि दिस इज ट्रूथ, राइट, या फिर ये प्रूव करें, बट नहीं तो यहां पर उनके ऊपर भी डिफेमेशन का केस डाला जा सकता है। फिर आ जाता है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। अगेन इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर, बट देन हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला। अब देखिए इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे किसी को ऑफेंस करने के लिए इंसाइट किया। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस एक ऐसा क्राइम होता है विच इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीगल सिस्टम। जैसे कि आईपीसी में जितने भी क्राइम्स हैं उन सबको हम ऑफेंस कहते हैं। अब ऑफेंस करने के लिए अगर आप किसी को उकसाते हैं, बेसिकली उसे भी हमने यहाँ पर क्या किया, उसे भी हमने एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट बना दिया। सो आप कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिसके द्वारा आप सोसाइटी में ऑफेंस करने के लिए इंसाइट करें किसी को। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। इसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में, इफ यू रिमेंबर, जहां पे हमने सॉवरेनिटी का क्या मतलब बताया था कि जहां पर सरकार अपने फैसले लेकर भारत में लागू कर सकती है एंड अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बना सकती है एंड लागू कर सकती है। अब आप अगर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, नुकसान का मतलब क्या, आपने वेजिंग दी वॉर कह दिया या आपने भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचा दिया, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। कहते हैं जी मेंटेनेंस ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द प्राइम ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। Freedom of speech and expression can be restricted in a way not to permit anyone to the challenge to sovereignty or to permit anyone to preach
समथिंग विच विल रिजल्ट इन द थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब ये ओरिजिनली नहीं था, 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा हमने ये ग्राउंड को यहाँ पर निकाल लेकर आए। सो ये था आर्टिकल 19(1)(a)। हमने आर्टिकल 19(1)(a) से जुड़े हुए कई सारे पहलुओं को कवर किया। इसमें कौन से फ्रीडम्स आ जाते हैं वो सब हमने देखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ। एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं उनको भी कवर किया अलॉन्ग विद द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि आपको इसके ऊपर काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।